नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक्स हैं जो कि 25 से लेकर 28 मार्च तक के, इन पर हम चर्चा करेंगे। 24 मार्च तक के सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर को इकट्ठा करके मत रखिएगा कि आप जो है एक साथ बाद में कवर कर लेंगे। 1 या 1.5 साल का करंट अफेयर कभी भी एक साथ तैयार नहीं होता। और जो शॉर्टकट वीडियोस होते हैं कि 1 महीने में कैसे पेपर की तैयारी करें, 3 महीने में कैसे तैयारी करें, वो किसी काम के नहीं होते हैं। देखिए, क्योंकि पढ़ना आपको लगातार ही पढ़ना पड़ता है। इस परीक्षा की प्रकृति ही ऐसी है कि ये 1 से 1.5 साल की कंसिस्टेंट पढ़ाई आपसे मांगती है। तो चीज़ों को साथ में कवर कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो वीडियो जिस दिन अपलोड होती है उसको उसी दिन या अगले दिन तक देख लीजिए और बाद में जो है उसका PDF डाउनलोड करके उसका टाइम टू टाइम रिविज़न भी करते रहिएगा। एक और बात मुझे आपसे करनी थी। हमने जो आज का वीडियो है एक नया इनिशिएटिव इसमें स्टार्ट किया है। हम पहले पार्ट में न्यूज़ विद मैप सेगमेंट को करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ तो पढ़ेंगे लेकिन मैप्स के साथ पढ़ेंगे। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो है कोई न्यूज़ होती है उससे मैप बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैप किस तरह पढ़ना चाहिए। दूसरा जो है आपका मैप काफ़ी कवर हो जाएगा, लोकेशंस की पिक्चर्स आपके दिमाग में बन जाएंगी और मैप संबंधित प्रश्नों को हल करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर ये इनिशिएटिव आपको पसंद आता है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी कुछ इसी तरह के इनोवेशंस जो आपकी पढ़ाई को और आसान बनाएं और ज़्यादा हेल्प करें लेकर आते रहूँ। लेकिन आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जो है इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा हमेशा बढ़ाने से रोशनी की तरह फैलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला न्यूज़ है वो दरअसल एक उत्सव के बारे में है जिसका नाम है कोट्टनकुलगारा चमियविलक्कू नाम का उत्सव। ये देखिए, उत्सव जो है ये केरल के कोल्लम जिले में जो कोट्टनकुलगारा देवी का मंदिर है वहाँ पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश जो है धारण किया जाता है। समझते हैं। देखिए, ये जो मंदिर है ये एकमात्र ऐसा मंदिर है केरल का जहाँ पे पुरुषों का प्रवेश जो है वर्जित है और अगर पुरुषों को पूजा करनी है मंदिर में तो उनको जो है महिलाओं का वेश धारण करना पड़ता है। जो ट्रांसजेंडर समुदाय है वो लोग भी यहाँ पर पूजा के लिए बढ़ चढ़कर जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो मंदिर है देवी का ये कहाँ पे है, केरल के कोल्लम जिले में है। तो एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए केरल का मैप है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली कोल्लम जिला है जहाँ पर ये मंदिर अवस्थित है। इसके अलावा जो वायनाड जिला है वो देखिए यहाँ पर है। आपने पढ़ा भी होगा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पर उपस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए पलक्कड़ जिला है, कन्नूर जिला है, ठीक है, कुछ और दिए गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे UPSC में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि आपको यहाँ से एक जिले से अगर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, या कई बार वो पूछ लेते हैं 4 लोकेशंस देके इंपॉर्टेंट सिटीज़ की कि ये क्या एक लाइन में आती है या उससे अलग हट के आती है। तो इस तरह के प्रश्नों की देखिए कोई एक दिन में तैयारी नहीं होती है, इसके लिए कोई स्पेशल नोट्स नहीं होते हैं। इनकी तैयारी रोज़ाना के बेस पे होती है जब इस तरीके से मैप के साथ चीज़ों को आप समझकर पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। वापस आते अपनी न्यूज़ पर। देखिए, ये मैंने आपको बताया एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये है, जब हम मंदिर का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा है जो गर्भगृह होता है वो एक क्लोज्ड जो है एरिया होता है और उसके ऊपर शिखर, छत्र और कलश, ये एक अवसंरचना जो है बनी होती है। लेकिन ये जो मंदिर है हमारा कोट्टनकुलगारा देवी का, ये केरल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह के ऊपर कोई छत या कलश नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा हमारा जो टॉपिक है ये है रेजांगला की लड़ाई। दरअसल सीना में जो अहीर समुदाय के लोग हैं उन्होंने ये मांग की है कि हमारे लिए एक डेडिकेटेड अहीर रेजिमेंट की जो है निर्माण किया जाए, जैसे पंजाब रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट है, इन्हीं की तर्ज पर। लेकिन सेना ने ये कहकर कि राजपूताना रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, पंजाबी रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के अलावा समुदाय या जाति के आधार पर किसी नई रेजिमेंट का जो है अब गठन नहीं किया जाएगा। जो पहले से
हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, अच्छा इन्होंने इस तरह की मांग क्यों की है, क्या कुछ न्यूज़ है, देखते हैं। देखिए अहिर वाला जो क्षेत्र है दरअसल ये 1857 के विद्रोह के टाइम से फेमस है, क्योंकि यहाँ के एक नायक थे राव तुलाराम, उन्होंने अंग्रेजों को जो है बड़ी अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो जो राव तुलाराम है वो इस अहिर वाला एरिया से जो है बिलोंग करते हैं। इस एरिया में दक्षिण हरियाणा का रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और जो गुड़गांव जिला है वो आता है। ठीक है, इसके अलावा जो 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी उसमें से एक का नाम दिया गया था रिजांग लॉ की लड़ाई। ठीक है, तो हरियाणा के अहिर सैनिकों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म वहाँ पर किया था और उसके बाद ये समुदाय जो है नेशनल लेवल पर सुर्खियों में आ गया था। अगर मैं यहाँ पर आपको चाइना और जो ये बेसिकली इंडिया है इसका बॉर्डर दिखाऊं तो हमें देखिए यहाँ से ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि जो चीन की सीमा है उसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है टच करते हैं। आप देखेंगे चाइना वाला एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तिब्बत है। ठीक है, इसके बाद अगर ये यहाँ से आप स्टार्ट करना शुरू करें तो इतना, उसके नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ से अगर आप स्टार्ट करना शुरू करें तो बेसिकली ये भूटान आ जाता है और यहाँ तक ये जो ब्लैक कलर से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है ये बेसिकली क्या है, चाइना के साथ भारत का एक बॉर्डर जो है बनाता है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया आता है, इसका जो अक्साई चिन वाला एरिया है यहाँ पर डिस्प्यूट है, इसको चाइना ने जो है कब्जा किया हुआ है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के एक व्यक्ति हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि अब इस बात को मान्यता देने का समय आ चुका है कि जो कश्मीर का अक्साई चिन वाला एरिया है वहाँ पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये फिर जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर बनाता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बनाता है, उत्तराखंड बॉर्डर बनाता है, यहाँ पर आएंगे तो सिक्किम इसके साथ बॉर्डर बनाता है, आगे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है चीन के साथ बॉर्डर बनाता है। तो इन स्टेट को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए रेजांग लॉ की लड़ाई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो समुदाय है ये बेसिकली इस लड़ाई को लेकर फेमस है। तो देखिए इसके पिछले साल 59 वर्ष जब पूरे हो गए थे तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा लद्दाख के चुशुल में एक पुनर्निर्मित जो रोजांगला स्मारक था उसका उद्घाटन किया गया था। और इस इवेंट के बाद ही जो अहिर समुदाय है उन्होंने एक अलग रेजिमेंट की जो है मांग की थी। देखिए 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने रेजांग लॉ में जो लड़ाई हुई थी वहां पर चीन की जो पीएलए आर्मी है उसको कई मुठभेड़ों में हराया था। अच्छा मैं अहिर समुदाय की बात कर रही हूँ और यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट बोल रही हूँ, ऐसा क्यों है? दरअसल कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर ही कुछ डिवीजन जो है वो अहिर समुदाय के लिए डेडिकेटेडली भारतीय सेना के अंदर हैं। ठीक है, संख्या में देखिए लोग काफी कम थे और तापमान भी बहुत कम था, गोला बारूद भी कम था। इसके बावजूद जो इंडियन सेना थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। तो रेजांग लॉ की लड़ाई किस चीज़ से रिलेटेड है, इंडो चाइना युद्ध से, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा है GSAT-7B उपग्रह। देखिए जो GSAT-7B उपग्रह है ये न्यूज़ में क्यों है, रक्षा मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं के लिए स्वीकृति, ठीक है, इसको जो है प्रदान कर दी है। और ये जो उपग्रह है ये भारतीय सेना के लिए समर्पित एक उपग्रह होगा। ये भारतीय सेना की जो संचार की ज़रूरतें होती है कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाएगा। इसकी जो बहुत ज़्यादा जानकारी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में उस पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि मिलिट्री के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में ये काम करेगा। अब देखिए GSAT-7 उपग्रहों की एक पूरी श्रृंखला है। अभी मैंने आपको क्या बताया GSAT-7B क्यों न्यूज़ में है, लेकिन GSAT-7 ये पूरी की पूरी एक सीरीज है जिसके अंदर GSAT-7 है जिसको रुक्मणी भी बोलते हैं, फिर GSAT-7A है और अभी GSAT-7B है। ठीक है, तो देखिए रक्षा सेवाओं की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए ये उपग्रह है। GSAT-7 हिंद महासागर के क्षेत्र में लगभग 2000 समुद्री मील की दूरी तक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र है इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये इंडिया की लोकेशन है, यहाँ पर जो है आपका इंडियन ओशियन है, यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल
बंगाल है और साथ में जो अरेबियन सी है, ये दोनों ही जो है हमारा हिंद महासागर का एक पार्ट बनाते हैं। अगर आप साथ की कंट्रीज देखें तो मेडागास्कर जो द्वीप है, इसके अलावा तंजानिया, केन्या, सोमालिया, यहाँ पर देखिए यमन, ओमान, ठीक है, ये पूरे के पूरे अरेबियन सी की एक जो है पूरी बनाते हैं। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। इसके बाद ईरान के लिए ईरान के साथ इंडिया मिलकर यहाँ पर एक चाबार पोर्ट बना रहा है। फिर इंडिया आ जाता है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, सॉरी मालदीव्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए बांग्लादेश, बर्मा, यहाँ पे मलेशिया, ठीक है, ये मलक्का की खाड़ी वाला पूरा एरिया आ जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस इसके आसपास है। और ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों के नाम जो मैंने लिए, जैसे मलक्का स्ट्रेट, ये एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बहुत बेसिक नॉलेज कि जो अरेबियन सी है या फिर बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, इंडियन ओशियन के ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मैप को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा दिजिबूती, ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि चीन के द्वारा यहाँ पर क्या है, अपना एक सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है, ठीक है। श्रीलंका को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पाक स्ट्रेट वगैरह जो है इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। चलिए तो वापस आते हैं न्यूज़ पर। मैंने आपको बताया जो GSAT-7 उपग्रह हैं, ये जो हिंद महासागर वाला एरिया है उसको कवर करते हैं। GSAT-7 रुक्मणी भारत का पहला सैन्य उपग्रह है, उसके बाद 2018 में लॉन्च किया गया GSAT-7A। ये भारतीय वायुसेना के ग्राउंड रडार स्टेशनों, एयरबेस, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। देखिए कनेक्टिविटी कैसे होती है, जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, सिग्नल्स को जो भेजता है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, आपका ट्रांसमीटर है और ये यहाँ पर क्या है, ये आपका रिसीवर है। अब जब दो बहुत दूरी के बीच में हमने कम्युनिकेशन करना है, एक तो कम्युनिकेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट में होता है, लेकिन अब बीच में बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सिग्नल्स को बाधित करें। तो हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को देखिए एक सैटेलाइट तक भेजते हैं और उस सैटेलाइट से फिर यहाँ पर देखिए सिग्नल भेजते हैं, तो ये ट्रांसमीटर रिसीव करता है। तो इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत बेसिक, बहुत मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है काम करता है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, ये वाला पूरा का पूरा मैप हमने समझा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बुखारेस्ट 9, ये जो एक वर्ड है ये दरअसल न्यूज़ में है। दरअसल ये वर्ड है क्या, 9 देशों के समूह को B9 या बुखारेस्ट 9 के नाम से जाना जाता है। ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ये जो 9 पूर्वी यूरोपीय देश हैं, इनके राजदूतों ने भारतीय जनता को यूक्रेन में जो रूस के द्वारा एक आक्रमण हुआ है इसके बुनियादी तथ्यों से परिचित कराने के लिए एक लिखा है और पूर्वी यूरोप के 9 देशों को ये बुखारेस्ट 9 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैप में इनकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूरोप का मैप दिखाया हुआ है और इस यूरोप के मैप से को अगर आप जूम करेंगे तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, उसके बाद आपका चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवानिया, क्रोशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है। दरअसल अधिकतर कंट्रीज़ के एंड में ईआर टाइप का वर्ड प्रोनाउंस होता है, तो थोड़ा सा याद रखने में आपको हेल्प करेगा। ये वो कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली B9 का समूह बनाती है। आप देखेंगे यहाँ पर यूक्रेन है, ठीक है, यहाँ पे वो क्रीमिया पेनिसुला है और ये देखिए रूस वाला एरिया है, यहाँ पर ब्लैक सी पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये बाल्टिक सी वाला रीजन है, ये स्वीडन यहाँ पर पड़ता है, जर्मनी यहाँ पर है, इटली यहाँ पे है, एड्रियाटिक सी यहाँ बनता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस मैप में से कुछ लोकेशंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए एक तो जो आपका ब्लैक सी वाला एरिया है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में था। एड्रियाटिक सी को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्रीज़ है इसको ध्यान रखिएगा। रशिया किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से न्यूज़ में है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए।
वापस आते हैं। देखिए जो 9 के 9 देश हैं, ये नाटो जो एक सैन्य गठबंधन है उसका पार्ट है। और दरअसल जब बेसिकली शीत युद्ध समाप्त हुआ तो इन्होंने जो यूएसए था उसका पक्ष लेना ज़्यादा बेहतर समझा, और उस शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का जो है हिस्सा बन गए थे। स्थापना हुई थी इनकी 2015 को, और इनका ये जो नाम रखा गया है, ये रोमानिया की राजधानी जो बुखारेस्ट थी उसके नाम पर रखा गया है। कंट्रीज के नाम मैंने आपको बता दिए। ये ना सिर्फ नाटो संघ का हिस्सा है बल्कि यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। 2014 में रोमानिया के राष्ट्रपति जो थे, और साथ में 2015 में पोलैंड के राष्ट्रपति जो थे, उनकी पहल पर इस B9 पहल को जो है शुरू किया गया था। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, पेंसुलंगपा हिमनद, ये न्यूज़ में है। देखिए ये जो पेंसुलंगपा हिमनद है ये बेसिकली जास्कर लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है, और अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तापमान में जो वृद्धि होती जा रही है और सर्दियों के टाइम में जो बारिश कम होती जा रही है उसकी वजह से ये पीछे की तरफ हटता जा रहा है। पीछे की तरफ हटने का क्या मतलब है, पहले बर्फ जो एक बड़े एरिया में फैली थी अब वो बर्फ धीरे धीरे पीछे की तरफ सिमट रही है। ठीक है, मैप में अगर आप आ जाइए तो जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ पर देखिए जास्कर रेंज है, ये देखिए यहाँ पर जो सिंधु नदी है वो बहती है, ये पूरी की पूरी आप देखेंगे तो ये लद्दाख रेंज है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये जोजिला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शोक रिवर अगर आप देखेंगे तो 2 ब्रांच में ये शोक रिवर है। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, और ये देखिए सिंधु नदी यहाँ से फिर ऐसे पाकिस्तान में एंट्री कर लेती है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो तिब्बत है। 2 और इम्पोर्टेंट पासेस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए बारालाचा ला है, और ये देखिए रोहतांग दर्रा है यहाँ पर। ठीक, ये चाइना के साथ जो है बॉर्डर बनता है। तो जो मैंने जोजिला की लोकेशन आपको बताई वो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपके लिए इसको लोकेट कर देती हूँ। ये जोजिला जो है यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वापस आते हैं, जास्कर रेंज लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में एक अवस्थित पर्वत श्रृंखला है। मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है जास्कर रेंज, तो ये देखिए जास्कर रेंज यहाँ पर दिखाई हुई है, और ये क्या करती है, जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। ठीक है, जास्कर वाला एरिया है और ये आपकी लद्दाख रेंज है, ये वाला एरिया, तो इसको बेसिकली ये क्या है, अलग करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो जास्कर रेंज है अगर भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जो हमारा टेथिस हिमालय था पुराने टाइम का उसका एक हिस्सा है। ठीक है, और लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाला जो मार्बल दर्रा है और कुछ अन्य दर्रे भी जो है यहाँ पर उपस्थित है। जो पासेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा किसको जोड़ता है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, INS वलसुरा, ये न्यूज़ में। देखिए यहाँ तक हमने उन न्यूज़ को समझा जो मैप के साथ पढ़ने वाली थी, अब हम उन न्यूज़ पर चर्चा करेंगे जो बिना मैप के हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो INS वलसुरा ये क्यों न्यूज़ में, राष्ट्रपति जी ने शांति और युद्ध दोनों क्षेत्रों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवाओं के सम्मान में इस INS वलसुरा को प्रेसिडेंट कॉलर जो है प्रदान किया है। यहाँ पर एक फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या प्रदान किया है, प्रेसिडेंट कॉलर। देखिए सबसे पहली नौसेना थी जिसको 1951 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया था, ये फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं INS वलसुरा की, तो गुजरात के जामनगर में स्थित नौसेना का ये प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रस्थान है, यानी कि क्या है, एक प्रतिष्ठान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल उपकरण हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग केंद्र हो आदि जो है उपस्थित है। इसकी स्थापना देखिए 1948 में की गई थी और बाद में 1950 में जो है इसका नामकरण बदलकर INS वलसुरा कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई गई है कि INS वलसुरा को राष्ट्रपति ध्वज जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, कॉर्नर शॉट हथियार प्रणाली, ये न्यूज़ में है। इसके नाम से समझने की कोशिश कीजिए। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कोई भी कोना, ठीक है, और शॉट मतलब शूट कर देना। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि किसी भी कमरे के कोने से आप कहीं पे भी जो है वॉर कर पाए, इस तरह का कुछ होगा, समझते हैं। देखिए जब आपको किसी चीज़ पे निशाना लगाना होता है तो जनरली आपको जो है उस तरफ आना ही पड़ता है। आप छुपे रहते हैं लेकिन आपको अपना हाथ तो निकाल के शूट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक हथियार ऐसा है, पहली बात तो इसका जो शूट करने वाला एरिया होता है उसको किसी भी दिशा में जो है घुमाया जा सकता है। दूसरा, इसमें कैमरा लगा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए
ये एक रूम है और आप यहाँ पे जो है खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ आपको जो है शूट करना है, तो बिना इस तरफ आए आप यहीं से इस हथियार को लेकर कैमरे में देखकर मूव करके शूट कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। तो क्या है, एक विशेष उद्देश्य वाला आधुनिक हथियार है। DRDO का जो संचालित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान है पुणे में, उसने ही इसको डेवलप और डिजाइन किया है, और सबसे पहले जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उनके द्वारा जो है इसको आविष्कार किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों, विशेषकर जो मकान का आसपास वाले एरिया होते हैं, वहां के लिए इसको डिजाइन किया गया है। 2019 मार्च में तैयार किया गया था, और जो अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनके द्वारा जो पत्थरबाज और आतंकी होते हैं, जो रिहायशी इलाकों का फायदा उठा के इधर उधर छुप जाते हैं, उनके वहां पर यूज करने के लिए इसको मंजूरी दी गई थी। साथ में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है CRPF और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उनको भी जो है शामिल किया जाए, ये बेसिकली हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि RBIH, ये देखिए न्यूज में है। दरअसल इसका लक्ष्य जो है संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ावा देना और लगभग 1 अरब भारतीयों तक जो है वित्तीय उत्पादों की, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की पहुंच को सुनिश्चित करना है। बीमा हो, बैंक अकाउंट हो, ठीक है, बहुत सारे मार्केट में पैसे की इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग स्कीम्स हो, ये सब क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। तो हर किसी के पास ऐसी सुविधा उपलब्ध हो कि बैंक अकाउंट हो, वो बीमा ले सके, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा सके, वो कुछ जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, इन सब चीज़ों की पहुंच हो, और हर जनता की ज़रूरतों के हिसाब से वैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाए जाएं, इस तरह की इनोवेशन करना और फिर लोगों तक वो पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने इस RBI इनोवेशन हब का बेंगलुरु में जो है उद्घाटन किया है, ठीक है। 100 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने इसका बता दिया कि क्या है, निम्न आय समूह तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की पहुंच हो, इसके लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, रक्षा अधिग्रहण परिषद, ये न्यूज में है, क्यों, क्योंकि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो ये रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इसने पहली बार जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX नाम का स्टार्टअप है, उससे लगभग 380 करोड़ रुपए की 14 वस्तुओं की खरीद को जो है मंजूरी दे दी है। देखिए लिखा गया है कि 380 करोड़ रुपए की खरीद होगी और तीनों सेनाएं जो है अपने लिए चीजों को खरीदेंगी। तीनों सेनाओं को मजबूती देने के लिए, साथ में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिहाज से ये कदम जो है उठाया गया है। अब देखिए 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये एक स्टार्टअप है, यहाँ से जो है अपनी जो सेना है उसको आधुनिकीकरण करने की जो जरूरत है उसको स्वदेशी रूप से ही पूरा कर लिया जाए, ये मंशा जो है गवर्नमेंट की तरफ से जाहिर की गई है, ठीक है। सशस्त्र बलों में अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देना और साथ में स्वदेशी रूप से इसको पूरा करना, ठीक है। अब अगर इस परिषद की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की थी। उन्हीं सिफारिशों के अनुसरण में एक अलग और समर्पित तंत्र के रूप में इसको जो है स्थापित किया गया था। दरअसल रक्षा में हथियारों की खरीद हो, इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में इस रक्षा परिषद को जो है बनाया गया था। ये बेसिकली चीज़ों को खरीदने पर या फिर जैसे भी ज़रूरतें हैं सेना को, उस पर मंजूरी देने का काम करती है। अगर अध्यक्ष कौन है इसके, तो देखिए रक्षा मंत्री हैं। अगर सदस्यों की बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, रक्षा सचिव आदि जो है होते हैं। रक्षा के क्षेत्र में आने वाले 15 सालों में, नेक्स्ट 15 ईयर में किस तरह की ज़रूरतें हमें होंगी उसको ध्यान रखते हुए ये जो है एक तरीके से योजनाओं में पूंजी अधिग्रहण को मंजूरी देती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली ये काम करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये न्यूज़ में है। देखिए जो कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे कुछ दिशा निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाते थे, तो जो दिशा निर्देश हैं किसी कानून के तहत तो जारी किए ही जाते होंगे। तो देखिए जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, इसकी भी जो धारा 10 है, इसके तहत
कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश सरकार ने जो है जारी किए थे। और इस आपदा प्रबंधन अधिनियम की जो धारा 10 है वो बेसिकली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति से संबंधित है और इसके कार्यों से रिलेटेड है। इस धारा के तहत जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति स्टैब्लिश की गई है वो बेसिकली मंत्रालयों को, विभागों को, राज्य सरकारों को या राज्य प्राधिकरणों को किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति में उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उस पर दिशा निर्देश दे सकती है, यानी कि इसके पास ओवर राइडिंग पावर होती है। अगर कोई महामारी आपदा की स्थिति चल रही है तो चाहे वो केंद्र सरकार के विभाग हो, राज्य सरकार हो या फिर कुछ प्राधिकरण हो, तो ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति है ये जो है अपने हिसाब से जो दिशा निर्देश दे सकती है, ठीक है। और ये किस अधिनियम की, इस धारा के तहत है। अगर हम इस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है आपदाओं से निपटने के लिए इसको बनाया गया था और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है इसके अंदर प्रावधान किया गया था। इस एनडीएमए की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। और अगर राज्यों के स्तर पर बात करें तो इसी अधिनियम के तहत राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी कि स्टेट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी भी जो है गठन जो है किया गया था। और ये क्या है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, आपको इस अधिनियम के तहत इसका गठन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, डेयर टू एरा डीटीबी, ठीक है। ये बेसिकली न्यूज़ में है। दरअसल क्या है, जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी विभाग है उसने टीबी को ख़त्म करने के लिए इस इनिशिएटिव की जो है शुरुआत की है। और इसके अंदर एक शुरू हुआ है INTGS जो है इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्वेलेंस कंसोर्टियम, एक है INTBK, ये भारतीय टीबी नॉलेज हब वेबिनार सीरीज है, ठीक है। तो टीबी के खिलाफ निर्देशित उपचार और साथ में जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए साक्ष्य आधारित विधि को विकसित करना। आसान समझते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है, ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। दूसरा इसका काम क्या है, टीबी से रिलेटेड काफ़ी सारा डाटा रिसर्च करना और फिर उन डाटा और रिसर्च के बेस पे कोई सॉल्यूशन निकालना, ये इसका काम है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाटा बताया गया है कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस देखिए इंडिया में है, इसके बाद देखिए ये चाइना में है, इसके बाद इंडोनेशिया में है, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, देन अदर। यानी कि देखिए चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि नाइजीरिया से भी ज़्यादा हालात ख़राब है इंडिया के, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है। अगर बात की जाए जो वर्ल्ड में टीबी से सफ़र कर रहे लोग वो लगभग 1 करोड़ है, ठीक है। अगर इंडिया की बात की जाए तो लगभग 27 लाख लोग हैं। अगर डेथ कितनी होती है बात की जाए तो 2017 में 1.6 मिलियन डेथ जो है टीबी की वजह से हुई थी, वहीं 2018 में लगभग 15 लाख डेथ जो है टीबी की वजह से हुई हैं। तो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। इस निर्यात तैयारी सूचकांक से रिलेटेड मैंने चीज़ें आपको, जो हमारी 4 बिलियन एक्सपोर्ट अचीव किया है इंडिया ने, इस पर एक वीडियो बनाई थी, तब भी बताया था। आइए पढ़ते हैं। नीति आयोग के द्वारा देखिए इसको जारी किया जाता है, ये इसका क्या है, दूसरा एडिशन है। जो पहला एडिशन था वो 2020 में जो है पब्लिश किया गया था नीति आयोग के द्वारा ही, ठीक है। ये जो सूचकांक है इसमें जो तटीय क्षेत्र हैं, हमारे जो तटीय राज्य हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है ऐसा बोला गया है। ये बेसिकली 4 पिलर्स पे इस इंडेक्स को निकालता है। कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति यानी कि पॉलिसी, व्यापार इकोसिस्टम यानी कि ट्रेड इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन यानी कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके आधार पर फिर इन 4 पिलर्स को 11 उप स्तंभों में जो है 11 सब पिलर्स में जो है डिवाइड किया गया है, जिनके नाम लिखे गए हैं। आपको वो 4 याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए गुजरात ने लगातार दूसरी बार टॉप का स्थान हासिल किया है, महाराष्ट्र को दूसरा नंबर और कर्नाटक को तीसरा नंबर मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नासा वॉयेजर अंतरिक्ष यान। ये देखिए न्यूज़ में है,
बेसिकली ये जो हमारा अंतर तारकीय अंतरिक्ष है, यानी कि जो इंटरस्टेलर स्पेस है, उसमें गति कर रहे हैं। 1970 के दशक में इनको लॉन्च किया गया था और बेसिकली जो बाहरी ग्रह होते हैं उनके बारे में पता करने के लिए इनको जो है लॉन्च किया गया था। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सौर मंडल के बाहर बढ़ रहा है अंतरिक्ष में घनत्व, कैसे मिली है ये जानकारी? तो ये जानकारी जो हमारा नासा का वॉयेजर यान है इन्हीं से मिली है और वैज्ञानिक जो है इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए, इन दोनों यानों ने 2013 में हमारे सौर मंडल को छोड़ दिया था। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने अभी कहा 1970 के दशक में लॉन्च किया गया था और फिर मैंने बोला 2013 में सौर मंडल को छोड़ दिया था। पृथ्वी से तो लॉन्च हो गए थे 1970 के दशक में, लेकिन 2013 तक हमारा जो सौर मंडल है, सूर्य और उसके आसपास का जो पूरा का पूरा एरिया है, जो हमारे ग्रह हैं, वहाँ तक की इसने डिस्टेंस जो है कवर की थी। 2013 में ये उससे भी आगे निकल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए तो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों से आगे उड़ान भरने वाला ये तीसरे और चौथे मानव अंतरिक्ष यान है। ऐसा करने वाला पहला था पायनियर 10, जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण सीमा से भी आगे निकल गया था। लेकिन अगर 17 फरवरी 1998 की बात करें तो जो वॉयेजर 1 है उसने पायनियर 10 को भी पछाड़ दिया था और ये अंतरिक्ष में सबसे दूर तक पहुंचने वाली मानव निर्मित वस्तु बन गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उपलब्धियों की बात करें तो देखिए, जो वॉयेजर 2 है, ये बेसिकली वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो है ना। ये देखिए, ग्रहों की उड़ान के दौरान नेपच्यून और यूरेनस का अध्ययन करने वाला एकमात्र प्रोब है। हमारे ग्रह से बाहर जाने वाली मानव निर्मित ये दूसरी वस्तु है। और वॉयेजर 2 ने सभी 4 गैसीय विशालकाय ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इनका भ्रमण करने वाला, 16 चंद्रमाओं की खोज करने वाला, ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ों को बारे में पता लगाने वाला क्या है, एकमात्र अंतरिक्ष यान है। इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी से या हमारे सौर मंडल से सबसे ज़्यादा दूर तक जाने वाला ये मानव द्वारा निर्मित वस्तु में से एक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ये देखिए न्यूज़ में है। दरअसल दवाई पर महंगाई, 4 दिन बाद इलाज का बढ़ने वाला है खर्चा, 800 ज़रूरी दवाओं की कीमतों में होगा इजाफा। ठीक है, तो देखिए 800 ज़रूरी दवाओं के रेट बढ़ गए हैं और ये रेट किसके बढ़े? जो आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची में शामिल कुछ दवाइयाँ थी उन पर बढ़े हैं। इन दवाओं की कीमतें जो WPI थोक मूल्य सूचकांक होता है, इसके आधार पर जो है बढ़ाई गई है। अब ये जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं किसके तहत बढ़ाई जाती हैं? औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013, और इसका भी जो उपबंध 16 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। तो जो हमारा NPPA है वो हर साल 1 अप्रैल को या इससे पहले WPI के आधार पर जो अनुसूचित दवाएं के मिश्रण है उसकी कीमतों में जो है संशोधित करता है, और NPA के द्वारा जो संशोधित कीमतें होती हैं उनको फिर 1 अप्रैल को जो है अधिसूचित कर दिया जाता है। तो जैसे अभी दवा की कीमतें बढ़ी हैं, अब 1 अप्रैल को जो है बता दिया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो आवश्यक दवाओं की सूची है उनमें से कुछ दवाइयों के प्राइस बढ़े हैं, तो भी आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची क्या होती है? देखिए, जो ये आदेश है 2013 का, ये कहता है कि NPA केवल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या लिखा है? NPA केवल आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची में दर्ज दवाओं की कीमतों पर निगरानी और नियंत्रण जो है रखता है। और आवश्यक दवाएं कौन सी होती है? वो जो आबादी के अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य संबंधित प्राथमिकता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर NPA के बारे में बात करें तो देखिए, जो दवाओं के मूल्य को निर्धारण करना, सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता हो, इसके लिए इसका जो गठन है 1997 में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या रेगुलेटर के रूप में किया गया था। जो NPA है और इसका औषधि विभाग DOP है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसको भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत जो है गठित किया गया था।
नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर योजना, इसको जो है लॉन्च किया गया है। ये देखिए पीआईबी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है, पोलर साइंस और क्रायोस्फीयर रिसर्च यानी कि पेशर स्कीम। दरअसल इस योजना को 2021 से 26 तक जारी रखेंगे, इसके लिए अनुमोदित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिणी महासागर कार्यक्रम और क्रायोस्फीयर और जलवायु कार्यक्रम जो है शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए क्रायोस्फीयर का मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जमीन परमानेंटली बर्फ के रूप में जमी रहती है उसी को मोटे तौर पर क्रायोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर क्या बताया कि जो वर्ल्ड है वो वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसके 10 इंडिकेटर है। जैसे जो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, उसके साथ का जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर ओवर ओशन बढ़ रहा है। जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, ओशन का हीट कंटेंट बढ़ रहा है, जो सी आइस है वो रिड्यूस हो रही है, जो लैंड का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। अगर स्नो कवर की बात करें तो वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स की बात करें तो वो पिघल रहे हैं। ये सारे इंडिकेटर बताते हैं कि दुनिया जो है पहले से ज़्यादा गर्म हो रही है। खैर ये तो दिल्ली ही बता दे रही है कि अभी से मार्च में यहाँ पर इतनी गर्मी हो गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इससे पहले इसी के बारे में और जान लेते हैं कि ये जो पेशर योजना है इसको देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, इसके द्वारा जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 6 पिलर होंगे, उन 6 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अर्थ आर, ये न्यूज़ में है। देखिए हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 बजे अर्थ आर मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, 1 घंटे के लिए लाइटों को जो है ऑफ कर दिया जाता है और ये बेसिकली पृथ्वी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है। 1 घंटे की लाइट्स जो है ऑफ कर दी जाती हैं। तो किसके द्वारा मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2007 से हर साल हो रहा है। इस बार की थीम की बात करें तो शेप आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके प्रति जागरूकता बनाने के लिए जो है इसको मनाया जाता है। अब देखिए अर्थ आर और अर्थ डे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो अर्थ आर है वो जलवायु परिवर्तन पर एक पहल है जहाँ पर लोग अपनी बिजली के उपयोग को कम करते हैं, जबकि जो अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और वो लोगों से ये उम्मीद करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इस ग्रह को जो है साफ रखें, प्राकृतिक पर्यावरण को लेकर जश्न जो है मनाया जाता है। दोनों चीजों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑलिव रिडले कछुए, ये न्यूज में है। देखिए कई बार हमने पढ़ा है कि जो ऑलिव रिडले कछुए हैं ये कहीं ना कहीं समाचारों में बने ही रहते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, समझते हैं। देखिए सबसे छोटे और सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले कछुए हैं, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छोटे हैं। ये प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों का जो उष्ण जल है, वार्म वाटर है, वहां पर निवास करते हैं। ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये प्रजनन के लिए घोंसला जो है बनाते हैं, सामूहिक घोंसला। एक साथ मिलकर सारे के सारे ऑलिव रिडले कछुए जो है तट के पास आ जाते हैं और मिट्टी खोद कर एक घोंसला बनाते हैं और इस घोंसलों को जो है अरीबाड़ा कहा जाता है। ये अरीबाड़ा वर्ड क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन की बात करें तो अनुसूची 1 में है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, IUCN की रेड लिस्ट में ये संवेदनशील में आते हैं, साइट्स के परिशिष्ट 1 में आते हैं। और 1980 के दशक से जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके द्वारा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो उड़ीसा का जो गंजम जिला है उसमें जो ऋषिकुलिया नदी तट है, गाहिर माथा तट है, देवी नदी का जो मुहाना है वो जो है ऑलिव रिडले कछुओं के द्वारा अंडे देने का एक प्रमुख स्थान है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मध्यम दूरी की एक मिसाइल MRSAM ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए सतह से हवा में मार करने वाली एक क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। इसका जो संस्करण है वो भारतीय सेना के उपयोग के लिए DRDO ने और उसके साथ इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से जो है बनाया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्टेबल कॉइन, ये न्यूज़ में देखिए, स्टेबल मतलब स्थिर होता है, कॉइन मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन वगैरह होती है,
तो जब क्रिप्टो करेंसी को आप सरकारी मुद्रा के साथ लिंक कर दें तो वो जो चीज़ बनती है उसी के लिए टर्म स्टेबल कॉइन यूज़ की जाती है। जैसे अगर आप अपनी बिटकॉइन को डॉलर के मूल्य के साथ लिंक कर दें, जैसे हम बोलते हैं कि लगभग 70-72 रुपये जो है $1 के बराबर चलते हैं, तो इसी तरह अगर हम बिटकॉइन को कह दें कि डॉलर के बराबर इतने में है तो उसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। और इसकी वजह से जितना जनरली एक बिटकॉइन में उतार चढ़ाव होता है कीमतों में, उतना उसमें नहीं होता। ठीक है, तो सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा से ये जुड़ी रहती है और दर्जनों बिटकॉइन ऐसी हैं जो डॉलर के साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ ने यूरो वगैरह को भी अपना बेंचमार्क बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कीमतों में बहुत कम उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, स्टेबल कॉइन जो होते हैं पूरी दुनिया की जो करेंसी है और साथ में नई दुनिया की जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बीच में एक सेतु का निर्माण करते हैं। अगर पहले स्टेबल कॉइन का नाम लिया जाए तो उसका नाम था टीथर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये देखिए न्यूज़ में है, गरीब सरकारों के हितों के लिए है। लगभग 80 करोड़ नागरिकों को निशुल्क राशन की सुविधा जो है दी गई थी और 204 लाख टन खाद्यान्न का जो है वितरण किया जाएगा। देखिए 2022 मार्च में चरण चला था, वो 5वां चरण था। अब क्योंकि वो समाप्त होने वाला था तो इसके अगले चरण को यानी कि 6ठे चरण को मंजूरी दे दी गई है जो सितंबर 2022 तक चलेगा। ये देखिए योजना है, इसे अप्रैल 2020 में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया था। और यहाँ पे क्या, मुफ्त खाद्यान्न की जो है एक तरीके से प्रदान किया था लोगों को गवर्नमेंट ने। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ये एक पार्ट था, इसको ध्यान रखना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन है, वित्त मंत्रालय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कई बार लग सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण योजना नाम को देख के अलग लगता है कि शायद रूरल मिनिस्ट्री हो, शायद HRD हो या फिर कोई और हो, लेकिन नहीं, वित्त मंत्रालय जो है इसका नोडल एक तरीके से मंत्रालय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आज का कार्यक्रम ये समाप्त होता है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे उनको ज़रूर देख लीजिएगा और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।